नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आजाद क्लासेस। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील टुडे दैट इज टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर फॉर क्लास 10th CBSE भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक आल्सो एज वेल एज बोर्ड कंसर्न के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट एनी डिले here we go with the lecture. Technical and institutional reform. The name itself tells that एक रिफॉर्म की जरूरत थी, एक सुधार की जरूरत थी, एक चेंज की जरूरत थी एग्रीकल्चर में, और वो एग्रीकल्चरल चेंज टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे एज वेल एज कुछ इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे चाहिए थी। इस पे डेप्थ में बातें होंगी, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ technical and institutional reform in our country. See, there is a strict logic behind it that before 1947, or I can also say, I must not be so wrong if I say that before 1950s we had not got the independence from British rule. तो कहीं ना कहीं जो भी रूल्स चल रहे थे, रेगुलेशन चल रहे थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चल रहे थे। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से बनाना स्टार्ट किया एंड बेसिकली 1949 तक खत्म कर लिया और 50 से सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई देश में, आपको पता है। तो अब हम अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे और अभी तक सारा का सारा कंट्रोल कहीं ना कहीं एक तरह से मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन के पास, और अब इंडिया अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो और एग्रीकल्चर जैसी चीजों कि जैसी चीज भारत में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप समझते हो पिछले कहीं ना कहीं बहुत सालों से मैं कह रहा हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आज भी ऑलमोस्ट 60%, और यस मोस्ट प्रिसाइजली 60 और 55 to 65% ऑलमोस्ट पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और दूसरी चीज है, एग्रीकल्चर इज जस्ट अ बैकबोन and it is a supportive system for secondary as well as for the tertiary sector. So what does happen, अगर हम एग्रीकल्चर में अभी भी सुधार लेके नहीं आते तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी समस्या आगे हमारे लिए लेके आता। तो कुछ पॉइंट्स जानेंगे कि क्या क्या ऐसे कारण हुए, इसके अलावा जो मैंने बताया अभी आपको कि एग्रीकल्चर में बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत थी। पहली चीज तो इतनी सारी पॉपुलेशन प्रेशर को फीड करना था, there was a quite population pressure, इनको फीड करना, इनको चलाना। सेकंड, there was a quite complaint of suicide of farmers, ठीक है, तो वो चूंकि आज भी है तो इसलिए तरह तरह के रिफॉर्म जरूर किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत नेसेसरी था। थर्ड was that still the ownership was not in the hand of the real farmer, the real किसान जो खेत में काम करता था, उसके पास स्टिल अभी तक ओनरशिप नहीं थी। नेक्स्ट was that there was इनकम डिसपैरिटी, इनकम की बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी थी, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरे भाई। कुछ लोगों की इनकम अच्छी थी जैसे जमींदार, और कुछ लोगों की इनकम थी ही नहीं, लाइक द टिलर ऑफ द सॉइल हु वाज एक्चुअली द वर्कर इन द फील्ड, ठीक है, और वो फील्ड भी उसके नाम की नहीं थी, मैंने बताया। इसके बाद कहीं ना कहीं और अगर मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊं इससे रिलेटेड, तो इनकम का एक सोर्स नहीं था फार्मर के पास, ठीक है। तो ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, दिस ऑल थिंग्स, इन सारी चीजों को ही इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आउटपुट भी और ज्यादा हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत थी, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिफॉर्म की जरूरत थी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को। If I talk about the institutional reform, the first reform was introduced in 1951 in the form of land reform. और जो फर्स्ट हमने 5 ईयर प्लान भी बनाया था, ये 1951 to 56 था, और इस 5 ईयर प्लान का सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान भारत का बना था, इसका मोटो ही था एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। तो लैंड रिफॉर्म वाज वन ऑफ द टेक्निक टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लैंड। व्हाट वाज इट? लैंड रिफॉर्म के अंदर एक इक्वालिटी लानी थी लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन में। एक्चुअली था क्या कि ये 3 तरह के सिस्टम्स चलते थे, जिसे हम जमींदारी सिस्टम कहते थे, कि ऊपर वाले चरण में टॉप लेवल पे भाई साहब वो बैठे रहते थे ब्रिटिशर्स, मिडिल लेवल पे जमींदार और लोअर लेवल पे फार्मर। होता क्या था कि जमींदार एक मिडिलमैन की तरह ब्रिटिशर्स के हुकूमत को मानता था, और फार्मर से जबरदस्ती आउटपुट तो कलेक्ट करता था, लेकिन जो मोटी गड्डी होती थी वो अपने पास,
और उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के पास रह जाती थी। तो बेचारे भैया हमारे तुम्हारे जैसे किसान भाई लोगों को कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इक्वल करना था, एंड देयर वाज अ क्वाइट नीड, एंड इट वाज दैट देयर शुड बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, देयर शुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इक्वली अमंग्स द पुअर फार्मर्स। तो इस वजह से लैंड रिफॉर्म जैसी चीजों को लाई गई। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ जमींदार्स। नोट कर लीजिएगा कहीं, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। देयर वाज एवोल्यूशन ऑफ जमींदार्स, ऐसे जमींदारी सिस्टम को एकदम पूरी तरह से 1950s के टाइम पे एंड कर दिया गया। दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट लिंकिंग बिटवीन द इंडियन फार्मर्स एंड विद द इंडियन गवर्नमेंट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड इंडियन गवर्नमेंट, because earlier there was not a direct link between government, that was colonial government, and the Indian farmers. There was a middleman who was बीच में commission and all. लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट इंटरलिंकिंग है गवर्नमेंट से इंडियन फार्मर्स की। और आपको मैं डेटा बता दूं कि 1.5 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स जो है ये उस समय जो है कि क्या है गवर्नमेंट के डायरेक्टली टच में आए थे। If I talk about the second topic, which is very important, that tiller of the soil were made actually owner of the soil. Tiller of the soil वो होते थे जो गरीब किसान हमारे भाई लोग जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे फील्ड में, और एक्चुअली था क्या कि वो फील्ड उनका होता भी नहीं था, वो फील्ड तो एक जमींदार के नाम से थी, वो बस उन किसान भाई लोग से काम कराता था, और उसके बदले में अगर फसल हो या ना हो तो भी टैक्स का कलेक्शन करता था, और वो टैक्स का कलेक्शन प्लस आउटपुट को सेल करने के बाद जो भी पैसा आता था वो अपने और ब्रिटिशर्स के पास रखता था। तो नाउ व्हाट हैपेंड कि भारत सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि हम टेलर ऑफ द सॉइल को ओनर ऑफ द सॉइल करेंगे। मतलब यार अब किसान भाई के नाम से जमीन बनेगी, कागज बनेगा, पत्थर बनेगा, समझ रहे हो तो कितनी खुशी वाली बात होगी उस समय। नहीं, एक्चुअली आप अगर इमेजिन करें 1950s का वो दौर था जो बहुत ही बुरा दौर था। बुरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम आज़ाद हुए थे, इससे बड़ी तो कुछ खुशी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत बुरी थी लोगों की, और उस समय अगर आपको अपनी पक्की ज़मीन मिल रही थी तो वो बहुत बड़ी बात थी इंडियन फार्मर्स के लिए। गवर्नमेंट बेसिकली करना इसलिए ये चाहती थी क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना था। अब भैया तुम बताओ, तुम्हें यार अगर अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ग्लिटर पेन और पता नहीं क्या क्या तुम यूज करके उसे बनाओगे। लेकिन यार तुम्हें किसी पड़ोसी की कॉपी को कंप्लीट करना है तो क्या उतनी मेहनत करोगे? शायद ना करो यार, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो उतनी मेहनत तुम नहीं करोगे एटलीस्ट, या तुम पैसा लिए हो तो बात अलग है यार। तो इसी तरह यार फार्मर अगर दूसरे की जमीन पे कब तक काम करेगा, और बेसिकली जब तक काम करेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है मेरी? और अगर आप उसी के नाम से जमीन कर दो, then no doubt he'll work hard and output will increase. So that was the logic behind the change of ownership title from tiller of the soil to owner of the soil of Indian government, हमारी भारत सरकार। क्लियर? थर्ड आपका जो पॉइंट इसमें बेसिकली आ जाएगा, that is collectivization and consolidation of land holding। क्या था कि there was actually, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती गई फर्दर, तो लैंड का जो है वो एरिया कम होता गया, जिस वजह से अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे। तो वो जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे यानी जो टुकड़े थे उसको एक ही जगह पे कलेक्ट करना, एक ही जगह पे कंसोलिडेट करना, एक ही जगह पे उसका क्या है हिंदी वर्ड मैं वर्ड अच्छी ध्यान नहीं रहा है, समाहित करना, या एक ही जगह पे इकट्ठा करके और एक फार्मर के नाम से करना ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंड पे कर सके। तो कलेक्टिवलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड का, और कंसोलिडेट करना, चकबंदी करना, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, लगाना और फार्मर को देना, एक फार्मर को ही उतना लैंड देना जितने उसके नाम से अलग अलग जगह पे थी। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। नेक्स्ट वाज लैंड सीलिंग एक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। लैंड सीलिंग एक्ट क्या है? Land ceiling act is basically the maximum amount of land which is fixed by government for an individual, okay, and if the amount of land which is fixed by government it is exceed for any individual, so the excess land can be acquired by government or the village panchayat of that individual where he or she lives। क्या बड़बड़ाया मैं अंग्रेजी में?
सुनो, मान लो यार कि मैं हूँ और एक मैक्सिमम कम अमाउंट ऑफ लैंड मेरे पे गवर्नमेंट फिक्स की थी, मेरे नाम से 12.5 एकड़ जमीन ही रह सकती है, ठीक है। अब मेरे नाम से अगर 12.5 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन निकली मेरे नाम से, ठीक है, तो दैट एक्सेस लैंड मे बी टेकन, मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट और द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, समझते हो ना भाई, मेरे यहाँ का जहाँ का मैं निवासी हूँ, और उस लैंड को, उस एक्सेस लैंड को, उस सरप्लस लैंड को उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिनको जरूरत है, यानी लैंडलेस फार्मर को। तो ये बहुत ही अच्छा एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोचा था। लेकिन यार अब हम तो भारत के निवासी हैं, तो हमसे तुमसे ज्यादा दिमाग यार सरकार भी नहीं रखती है। लोगों ने करना क्या शुरू किया, जिसके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा लैंड थी, उन्होंने क्या किया कि अपने वाइफ के नाम पे, अपने मदर फादर के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे लैंड को क्या है उनके नाम पे कर दिया, जिस वजह से जो है कि जमीन अगर ज्यादा भी हो तो लोगों के नाम पे पर्टिकुलर फैमिली में तो गवर्नमेंट चाह के भी नहीं ले सकती है। अब एक 12.5 एकड़ ही मैं इसलिए कहा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले यूपी में लैंड सेलिंग के लिए 12.5 एकड़ का आंकड़ा लिया था। अब अलग अलग स्टेट अलग अलग आंकड़ा ले सकती है। एंड वन थिंग इज मोर दैट लैंड सेलिंग एक्ट इज एन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में होती है, इट इज नॉट सच लीगल कंपल्सन टू अडॉप्ट फॉर एनी गवर्नमेंट। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो उसके अडॉप्ट ही करें। बहरहाल यूपी सरकार ने इसे किया था। और हाँ, लैंड सेलिंग में स्पेशल चीज ये है कि केरला एंड वेस्ट बंगाल, टू स्टेट्स वर देयर वेयर लैंड सेलिंग वाज क्वाइट सक्सेसफुल। इसके बाद पूरे भारत में तो यार सक्सेस नहीं मिल सकती। कंडीशन जानते हो ना, बेहतर जानते हो तुम। प्रोविजन एक क्रॉप इंश्योरेंस का जरूर चाहिए था, क्योंकि अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है कि नहीं। और राजस्थान जैसे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में, आपको बेसिकली बिहार जैसे स्टेट्स में कभी देखने को मिलता है, हमारे यूपी में भी कहीं कहीं, एक्चुअली आई बिलोंग टू यूपी। तो दीज स्टेट्स जो ड्रॉट पड़ जाए, या कभी अगर किसी बदकिस्मती से किसी फार्मर के फील्ड में क्या है, एग्रीकल्चर लैंड में अगर आग लग जाती है, या कोई अदर नेचुरल कैलामिटी, फ्लड जैसी चीजें, फ्लड यार बहुत कॉमन है इंडिया में, तो तुम्हें पता है कि अगर ऐसी चीजें अगर बेसिकली हो जाती हैं तो गवर्नमेंट एक उन अनाज के लिए एक इंश्योरेंस जैसी चीजें जरूर रखती है, प्रोविजन बना के चलती है, जिस वजह से फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस उठाना न पड़े। नेक्स्ट टॉपिक, द सेटलमेंट ऑफ और सेटअप ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक वेयर फार्मर कैन ऑब्टेन लोन एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये जरूरी था। एक्चुअली देखो यार, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ये सुधार एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए किए जा रहे थे कि कितना ज्यादा आउटपुट बने और कितनी ज्यादा फार्मर्स को सुविधा बने। तो अभी तक बेसिकली हमने पढ़ा कि लैंड सेलिंग फार्मर के लिए ही थी, उन फार्मर्स के लिए थी जो लैंडलेस थे, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो। और अगर लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो आउटपुट भी तो इक्वल होगा, और आउटपुट इक्वल होगा तो इनकम भी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, अफसोस। एबोलिशन ऑफ जमींदार, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट ने किया। ओनरशिप दिया, ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि उन फार्मर्स को उनके नाम से जमीन दी, तो ओनरशिप दिया। प्रोविजन भी रखा इंश्योरेंस का क्रॉप के लिए। और ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक जिसे हम कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स किसान के लिए सेटअप किए गए हैं। और आज भी फार्मर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहां से लोन ऑब्टेन कर सकता है। इसके बाद अगर मैं कहीं बोलूं तो केसीसी, किसान जो है कि क्रेडिट कार्ड, इसके बाद PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ओके, एंड यू नो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे ऐसे एक एग्रीकल्चर टूल्स थे जो फार्मर को हेल्प करते थे। केसीसी जानते ही हो, ठीक है, किसान कुछ अपने क्या है लोन वगैरह ले सकता है उस क्रेडिट कार्ड पे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, क्लियर ही है भाई नाम से ही। एंड लास्ट इज MSP, which can be asked in your exam, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या। अगर किसी साल फार्मर का एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत ज्यादा हो गया या बेसिकली बहुत कम हो गया, तो उस समय फार्मर के साथ समस्या होती है। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया ना, बहुत ज्यादा ही आउटपुट निकल गया, तो गवर्नमेंट को तो इसका जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन उस समय रेट क्या है, गिर जाता है, जिस वजह से फार्मर को सेल करने में कहीं ना कहीं घाटा लग सकता है। एंड इफ देयर इज अ क्वाइट डेफिसिट ऑफ that agriculture product also, then also farmer will be in loss. So in that circumstances, to uplift
the farmers and to encourage them for more higher production for upcoming years, government has fixed a minimum support price. गवर्नमेंट ने भैया कहा कि हम एमएसपी लगाते हैं. एमएसपी क्या है कि इतने रेट पे हम तुम्हारा खरीद लेंगे राशन. मतलब यार तुमको घाटा हो चाहे तुमको फायदा हो, तुम परेशान ना हो, मैं भारत सरकार इतने रेट पे कम से कम तैयार होगी तुम्हारा राशन खरीदूंगी या खरीदूंगा. तो कम से कम यार फार्मर के पास एक सिक्योरिटी तो रही कि अगर कोई भी हमारा नहीं खरीदता है राशन तो डायरेक्टली FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, which is well authorized organization of government of India for food security, तो वो हमारा राशन खरीदेगी भैया. तो ठीक है, तो इस तरह से हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का एंड किया. बढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पे. हाँ जी, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म पे अगर मैं बोलूं तो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर को टेक्निकली रूप से आगे ले जाना था. ठीक है, टेक्निक्स लगा के. और जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पे एग्रीकल्चर में आई उभर के वो थी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. आपको शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, स्टिल about 1960s to 1965 we were dependent on foreign countries for import of food grains. आप कल्पना कर सकते हैं वो हम उस देश में रहते हैं जहां लगभग हर एक बच्चा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग हर एक बच्चा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसान के ही घर का है. हम उस देश के निवासी हैं. इसके बाद भी 1960-65 के समय तक we were dependent on food grains from America, and America which only perform 4 or 5% of its agriculture land, 4 or 5% of their land for agriculture, and they export the food grains to the country like India, and India is a well-known agriculture bloody country in that particular point of time. कह सकते हैं. और कारण क्या था? भारतीय कारण नहीं थे, सबसे बड़े कारण थे अंग्रेज. क्योंकि किए क्या थे इन्होंने, किया क्या था, ये एक्चुअली फूड क्रॉप्स पे ध्यान न देकर इन्होंने कैश क्रॉप्स पे ध्यान देना शुरू किया. कैशनट काजू उगाना चालू किया, इंडिगो उगाना चालू किया, कॉटन, जूट. ठीक है, कैश क्रॉप पे ध्यान देना चालू किया, जिस वजह से फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई और न ही उस पर कभी इस तरह से ध्यान दिया कि उसका प्रोडक्शन बढ़े. तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए तो देयर वाज अ नीड फॉर द हायर प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर द क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. तो व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू, दैट गवर्नमेंट ने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का अडॉप्ट किया. हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी थी ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारे इंडिया के लिए, दैट हमारा इंडिया एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड है. तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे टेक्निक से अच्छी तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज करा सकता है. नाउ अगर मैं एक लाइन बोलूँ ग्रीन रेवोल्यूशन पे तो क्या था बेसिकली कि प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना. ठीक है, हाई वैरायटी सीड से, हाई वेट वैरायटी सीड से, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के यूज से, और साथ साथ में प्रॉपर मेथड ऑफ इरिगेशन करके. मतलब ये ऐसे सीड्स थे जो अनाज को कई गुना ज्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते थे. गेहूं और धान यानी कि राइस and it means paddy and wheat both were affected in a positive manner with green revolution technique, and most importantly wheat, the production of wheat was more increased. तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक कहीं ना कहीं एक वाकई में क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन थी भारत में, जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक के बाद ही हम कहीं ना कहीं जो है कि क्या कहते हैं उसको, आत्मनिर्भर, अभी चला है ना मोदी जी का, हाँ, आत्मनिर्भर हुए हम फूड ग्रेन्स पे. नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. इस पे भी एम्फसाइज किया गया था कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएं. तो इसमें क्वाइट अगर देखेंगे तो सक्सेसफुल इंडिया को मिली. इसके बाद जो है कि टेक्निकली एग्रीकल्चर का प्रसार प्रचार करना भारत सरकार कर रही थी, रेडियो पे, टेलीविजन पे. पता नहीं यार तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन हम लोग उस टाइम पे, मैं मतलब बेसिकली छोटा था, अब ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या हो गया है मैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे इतना याद है कि दूरदर्शन आता था, रेडियो आता था. तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस था.
बेसिकली तो रेडियो पे और टेलीविजन पे गवर्नमेंट प्रचार प्रसार कर रही थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को, या तुम्हें अभी भी टीवी पे दिख जाता है कि हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर किसान कॉल कर सकते हैं, ठीक है, एमएसपी के लिए या और भी चीजों को जानने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो इट इज बेसिकली दैट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो भी फूड ग्रेन्स का, तो इंडिया जैसी कंट्री यार बहुत ज्यादा सफर कर जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो इकोनॉमी इस कदर जो है कि बदतर हो जाएगी हमारी, जो कभी हो ना, हम तो यही कल्पना करते हैं यार इस कोविड-19 के बाद हम निकले तो अच्छी तरह से इकोनॉमी चले यार, है कि? तो उस रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है कि मैं कहूँगा कि वेदर बुलेटिन के बारे में बातें करना कि आने वाला वेदर कैसा होगा और किस तरह से इस वेदर की कंडीशंस में हमारे जो है क्रॉप सर्वाइव करेंगे, ये सारी चीजें टेक्निकली जानना बहुत जरूरी थी। And the last point is that there was a debate over the subsidies. सब्सिडी के ऊपर कुछ डिबेट जरूर हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करना चाहिए कि नहीं, और साथ साथ में कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीजें पक्ष में भी गई, कुछ चीजें विपक्ष में भी गई, लेकिन बेसिकली यार 1950s, 60s, 70s, 80s का बेसिकली ऐसा दौर था कि जहां सब्सिडी की तो जरूरत थी। अब सब्सिडी तो भाई तुम समझते हो ना यार, नहीं क्लियर है तो कमेंट करो, मैं वो भी बता दूंगा। तो सब्सिडी जैसी चीजों को भी गवर्नमेंट ने दिया। तो फाइनली हमने कंप्लीट किया ये पूरा लेक्चर। वी हैव स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जैसे लैंड रिफॉर्म जैसी चीजों को आप याद रखिएगा, ओनरशिप जो ट्रांसफर हुई थी, इसके बाद एबोलिशन ऑफ जमींदार्स लैंड सीलिंग एक्ट, ओके, इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कलेक्टिवलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, बेसिकली इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, एंड वी हैव स्टडीड अगेन अबाउट द सेटअप ऑफ बैंक्स। तो ये इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजिकली हम कितना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते थे, ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म था। तो पढ़ लीजिएगा, एंड इट वाज क्वाइट नाइस to make the video of class 10 after due to a long period of time due to some personal reason. Hope you don't mind, and but then also I assure you that I'll complete your syllabus before the time of board examinations. So thank you very much. Keep watching Azad classes and don't forget to subscribe.